अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सियासी स्टेज सजने को है, लेकिन क्या मुल्क में अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या मुल्क में एक बार फिर इत्तेहादी जमातों पर मबनी हुकूमत वजूद में आएगी? क्या मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म फिर मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ होंगे? क्या तहरीक इंसाफ भी इस इंतखाबी अमल का हिस्सा होगी? ये वो सवालात हैं जो इस वक्त मुल्क के सियासी हलकों में तवातर से उठाए जा रहे हैं। मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक जितने ज़्यादा सवालात हैं, शायद इससे ज़्यादा इबहम और गैर यकीनी की सूरत हाल छाई हुई है। मौजूदा हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने तो बज़ाहिर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज सियालकोट में खिताब करते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले घर चली जाएगी, जबकि अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपने ही बड़े भाई और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम का कुरा भी निकाल दिया है कि कोई भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। तब सवाल यह है कि वो शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ को बज़ाहिर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बिठा ही चुके हैं, वो अपने बड़े भाई को अब तक पाकिस्तान वापसी के लिए जहाज पर सवार क्यों नहीं करवा सके? इस मुतालिक भी आइंदा चंद माह इंतहाई अहम तसव्वुर किए जा रहे हैं। जब सियासी और पार्लिमानी इक़दामात के जरिए तो नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवा कर उनका रास्ता साफ किया जा रहा है, लेकिन कानूनी मुकदमात अभी भी नवाज शरीफ का पीछा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में एक मुकम्मल रिलीफ के बगैर नवाज शरीफ की वापसी का इम्कान कम ही दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इसी मुश्तरका हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी भी अपने सियासी दाव पेच खेल रही है। बिलखसूस वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह तो बार बार अपने इस दावे पर यकसू हैं कि मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी कह रही है और क्या वजूहात है जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के अगले वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इस तमाम सियासी सूरत हाल गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तवानाई और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। कल आसिफ अली जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, जिसमें इतलात तो यही है कि इत्तफाक हुआ कि मुल्क में इंतखाबात जो है वो अक्टूबर नवंबर से आगे नहीं जाएंगे। तो क्या ये तय है कि अब फैसला यानी कि दोनों इस मुलाकात में भी यही तय पाया है कि जो पिछली हल्का बंदियाँ थी उन्हीं के ऊपर इंतखाबात होंगे और 2023 का जो सेंसस है उसे नोटिफाई नहीं किया जाएगा? जी, अभी तक चूंकि उसकी कोई बाकायदा तौर पे यादाश्त कोई इशू नहीं की गई कल की मुलाकात की, लेकिन आइन भी यही कहता है कि इंतखाबात जो हालिया तरीन यानी लेटेस्ट जो नोटिफाइड सेंसस है उसी पर होगा। तो जो 2023 का जो मरदमशुमारी हुई है उस पर शहर कराची और सिंध की और इसी तरह बलूचिस्तान के बारे में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के इतराज़ात हैं। वजह ये कि हम उसके ऊपर अपनी जो है उसको बुनियाद बनाएं इंतखाबात की ताख़ीर का, तो यही इस वक्त तक तो शुनीद यही है कि इंशाअल्लाह आइन के मुताबिक पिछले सेंसस पर ही होंगे। 2018 में आपके नाजरीन को शायद याद ना हो, हमने एक बड़ी महदूद वक्त के लिए आइनी तरमीम की थी कि 2017 के जो मरदमशुमारी है उसकी बुनियाद पर इंतखाबात हो जाए। हालांकि उस वक्त तक नोटिफाई नहीं हुआ था, लेकिन अब चूंकि वो नोटिफाई हो चुका है तो लिहाजा आइन के तहत जो है जो आइन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, तो उसी पर इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे। और सर ये भी तय है कि इंतखाबात अब अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, चूँकि पहले कुछ इतलात हैं कि कंसिडरेशन में था कि जो है मौजूदा जो सेंसस नया जो 2023 का हुआ है इसे नोटिफाई करके हल्का बंदियाँ शुरू कर दी जाए और ये फिर मामला चला जाए मार्च अप्रैल तक। ये मार्च अप्रैल की तरफ मामला नहीं जा रहा, इंतखाबात अक्टूबर या नवंबर में होने जा रहे हैं। आपके नाजरीन को ये भी मैं बता दूं कि कौमी असम्बली ने अभी जो बजट पास किया है जून के आखिर में, उसमें इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तौर पर तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी मुकम्मल यकीन दहानी है कि वो अगर अक्टूबर में या नवंबर में इंतखाबात होते हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी होगी। तो लिहाजा वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो शायद इस साल के आगाज़ में मौजूद नहीं थी अब वो पूरी हैं। तो अब इंशाअल्लाह अक्टूबर या जो ज़्यादा गुमान है कि नवंबर के पहले 10 दिन में इंशाअल्लाह आम इंतखाबात हो जाएंगे। इत्तलात तो यही है, PMNN के हलकों से भी यही आ रही है कि शायद 16 सितंबर तक तो मियाँ साहब का वापसी का इरादा नहीं है। 16 के बाद आते हैं, वो अपनी दरख्वास्तें दायर करते हैं,
वो सारा लीगल प्रोसेस जो है उनके क्लियर होने तक, नाअहली खत्म होने तक, उसमें बड़ा टाइम लग जाना है। तो फिर तो वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं हो पाएंगे अगर अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात होते हैं। फिर शहबाज साहब ही होंगे। जी, शहबाज साहब ने पिछले 15 माह में बहुत कोशिश से, मेहनत से और हुस्न इंतज़ाम से पाकिस्तान की हुकूमत को संभाला है, इस मुल्क को संभाला है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं, उन सब की ख्वाहिश ये है, और ये मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी पब्लिकली इसका इजहार किया है कि जो हमारे कायद हैं वही हमारे कैंडिडेट हों, वही हमारी इंतखाबी मुहिम की क़ियादत करें। तो ये जो कानूनी मामलात हैं, जिस तरह ये ख़राब हुए थे, इंशाल्लाह उसी तेज़ी से ठीक भी हो जाएंगे। तो वो कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में कि इंतखाबात अगर ख़ास तौर पे अगर नवंबर में होते हैं तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह मरीम नवाज साहबा की तरह पूरी तरह क्वालिफाइड होंगे इंतखाब लड़ने के। अच्छा, नवंबर में तो फिर वो क्वालिफाई कर तब तक उनकी नाअहली आपको यकीन है कि ख़त्म हो जाएगी और वो फिर कैंडिडेट आ जाएंगे वज़ारत उज़्मा के? यकीन तो नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट आप हैं, आप उम्मीद आपको ये है कि हो जाएगा सर? ये तवक्को है उनकी तरफ से, हमारे ऊपर प्रेशर है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि अगले इंतखाबात में मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो पार्लियामान का हिस्सा बने, और जो उनका अब इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी उफ़्क़ है उस पर उससे ज़्यादा वज़ारत उज़्मा का तजर्बा किसी के पास नहीं है। तो लिहाजा पाकिस्तान को उसका फ़ायदा होना चाहिए, और ये फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होना, ये फ़ायदा बैनुल-अक़वामी तौर पर भी होना है, जहाँ पूरी दुनिया में नवाज शरीफ को एज ए स्टेट्समैन माना जाता है। कुछ इत्तलात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं मान रहे जल्द इलेक्शन, यानी टाइम पे इलेक्शन के हवाले से उन्हें मज़ीद टाइम चाहिए, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर उस तरह से तोड़ फोड़ नहीं हो सकी PTI के तंजीमी लेवल पे, उनके इलेक्टेबल्स के लेवल पे, जो मौलाना साहब को फ़ायदा पहुँचा सकता वहाँ पे, इसलिए वो इंतखाबात में फ़िलहाल इल्तवा चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने ऐसी अभी तक कोई पब्लिकली बात नहीं की। बाकी जो इंटरनल यानी अंदरूनी तौर पर गुफ्तगू होती है PDM में, उसमें तो ज़ाहिर है सियासत मुमकिनात का खेल है, तमाम मुमकिनात को देखा जाता है। लेकिन मौलाना ने और PDM ने मुश्तरका तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। दूसरे मरहले में आके कुछ सवालात ज़रूर खड़े हुए, लेकिन ये कहना कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा इशू नहीं। जब पाकिस्तान की अवाम अब ये फ़र्क करेंगे इंशाल्लाह कि मुल्क को जलाने वाले कौन है और बनाने वाले कौन है, तो जब वो बनाने वालों की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह फैसला PDM की और उसकी जो पार्टी जमाते उनके हक में आएगी। वैसे सर, आज मौलाना साहब के जो बेटे हैं असद महमूद साहब, वो ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर के कैंडिडेट होंगे अगले सेटअप के अंदर, वो सदर बनेंगे और वो एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं, सूटेबल कैंडिडेट हैं सदारत के लिए। है ऐसी सर कोई सुनगुन जैसे कोई डिस्कशन? मैं यही कह रहा हूँ कि अंदरूनी मामलात में सब हर पार्टी जो है वो अपने लिए, अपने कारकुनों के लिए बेहतरीन इंतखाबात के बाद जो सूरत हाल है उसमें वो आना चाहते हैं, तो वो सबका हक है और वो इसका इजहार करेंगे। मेन आई थिंक जो फैसला है, 2-3 फैसले जो हैं होने हैं अभी PDM में और पीपल्स पार्टी में। ये क्या PDM जो है बतौर एक इंतखाबी इत्तेहाद के तौर पे इलेक्शन लड़ेगी, या सब जमातें, जिस वक्त ज़्यादा चांस चाहिए कि सब जमातें जो हैं वो अपना अपना इलेक्शन अलहदा लड़ेंगे। और चूँकि सदारती जो टर्म है वो 6 सितंबर को ख़त्म हो रही है, तो लिहाजा चूँकि कौमी असम्बली उस वक्त मौजूद नहीं होगी तो कुछ देर के लिए डिले होगा, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, आई थिंक जो इंतखाबात के नताइज के ऊपर इसका दारोमदार है कि किस पार्टी के सरबराह को सदर बनाया जाए। सही है। अच्छा सर, ये भी बता दें खुर्रम साहब के सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, ज़ाहिर है अब टाइम बड़ा कम रह गया इंतखाबात के हवाले से, बातचीत तो उस पर शुरू है, मुशावरत तो शुरू है इंटरनली, अगर दो पब्लिकली अगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, आप लोग भी राब्ते कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अंदर बड़ा जोर लगा रही है, IPP एक फोर्स तो बनती नज़र आ रही है पंजाब के अंदर, अल्दो को इतनी ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है 10 सीटों वाला भी पंजाब का वज़ीर आला अगर बन सकता है तो IPP भी अपना जोर तो लगा रही है, अपना चांस लगाने की कोशिश तो कर रही है। तो आपकी सीट एडजस्टमेंट, राना सनाउल्लाह साहब ने तो आज कहा है कि चीचा वतनी, विहाड़ी, लाहौर, गुजरांवाला, इन एरियाज़ के अंदर हम सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अब अगर हम IPP के रहनुमाओं की बात करें तो नुमान लंगड़ियाल हैं चीचा वतनी से, इसाक खाकवानी है विहाड़ी से, बाकी लोग भी उनके हैं, फिर यानी कि बिल्कुल नहीं होगी फिर आपकी IPP के साथ किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट, या कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो रहा उनके साथ? कि ये एक अंग्रेजी में कहते हैं गिव एंड टेक होगा।
चूँकि वस्ती पंजाब में मुस्लिम लीग नून की एक स्ट्रेंथ है, तो हम हर पार्टी ये चाहेगी, सिर्फ हम नहीं, हर पार्टी ये चाहेगी कि वो इंतखाब में बेहतरीन पोजीशन में आकर आवाम के पास जाए। तो ये एक तवील अभी एक और सबर आजमा मुज़ाकरात होने हैं, सिर्फ IPP के साथ नहीं, सबके साथ ही होने हैं। लिहाजा ये अब जैसे ही ये असेंबली तहलील होगी या असेंबली मुद्दत पूरी करेगी, उसके आप उससे पहले ही आप देखेंगे कि ये तमाम जो बहुत ही इंटेंस मुज़ाकरात हैं इनका आगाज़ हो जाएगा। वैसे सर KP से बातें चल रही हैं, परवेज़ खट्टक साहब के हवाले से कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि नून लीग के भी उनके साथ कुछ राब्ते चल रहे हैं, कोई अमीर मुकाम साहब के राब्ते हुए हैं और मरीम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ की लेवल पे भी कोई राब्ता उनसे होने वाला है। कर रहे हैं ऐसी एफर्ट कोई कि वहाँ से खट्टक साहब ज़ाहिर तहरीक इंसाफ तो उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया, बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है, बल्कि फारिग कर दी रुकनीत उनकी, तो PMRN भी अपना कोई ट्राई करेगी खट्टक साहब पे, या ट्राई कर रही है ऐसी कोई उन्हें शामिल करने के लिए? जी, वो फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर मिसरा है कि बाहर आई है, नए सिरे से खुल गए हैं हिसाब सारे। तो वो हिसाब सारे खुले हुए हैं इस वक्त, और एक जॉसलिंग है, एक तमाम पार्टियां जिसमें मैंने कहा अपनी बेस्ट कोशिश कर रही हैं, और वो जो एक मसनूई तौर पर तहरीक इंसाफ को तोड़कर जोड़कर जो बनाया गया था मलबूबा, अब जबकि वो दोबारा अलग-अलग हो रहा है, तो फिर वो जो रवायती जमातें हैं वो सब कोशिश करेंगी कि अगर उनमें अच्छे सियासी कारकुनान हैं वो उनके पास आएँ। लेकिन मैंने कहा ये अभी कोई भी चीज़ आज के दिन हतमी नहीं होगी, ये तो आई थिंक आखिरी मिनट तक, जब तक इलेक्शन के कागजात दाखिल नहीं होकर हतमी लिस्टें पहली नहीं आ जाती उम्मीदवारों की, उस दिन तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और वैसे सर एक इसमें इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी। अभी तक तो ये डिस्कशंस बातें चल रही हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा नहीं होगा, इस तरह की बहस अभी सुनने को मिल रही है। इमरान खान जो है चेयरमैन PTI है, वो इस इंतखाबी अमल का हिस्सा होंगे या डिस्क्वालीफाई हो चुके होंगे, तो तहरीक इंसाफ का चेयरमैन PTI का इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना या ना बनना, ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा अगले इलेक्शन के ऊपर। सर देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो तारीख है, अभी हालिया तारीख है कि 2017 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ को नाहक और नाइंसाफ़ी के ज़रिए नाअहल करार दिया कोर्ट ने, उसके नतीजे में फिर जो सेनेट में मार्च 2018 के इंतखाबात थे, उसमें कोर्ट की ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की वजह से हमारे जो उम्मीदवार थे सेनेट के, उनसे शेर का निशान ले लिया गया था। ये भी एक, अब शायद बहुत सारे लोगों को भूल गया हो, लेकिन ये एक हकीकत है। तो ये भी एक तारीख है, लेकिन हमने PDM ने अपनी तारीख में ये रकम की है कि किसी भी पार्टी के ऊपर अगर कोई एतराज़ात हो तो ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि वो रेफरेंस भेजे कि ये पार्टी जो है अब कंटेस्ट करने के अहल नहीं है। वफाकी हुकूमत ने, जिसमें PDM, मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, JUIF, बलूचिस्तान की जमातें शामिल हैं, हमने ये काम नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस नहीं भेजा। तो ये जो कुछ लोगों का ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई हकीकत नहीं। अगर कोशिश होती तो हम रेफरेंस भेज चुके होते, और ऐसा कोई इरादा काबीना में अभी तक तो ऐसा कोई प्रपोजल आया भी नहीं है। तो लिहाजा वो अपनी, अगर इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई के वाक़यात के कानूनी मुज़मरात के नतीजे में कोई ऐसा मामला होता है तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन अभी तक आप ये देख लें कि 9 मई के अलावा अगर आप तमाम PTI के लोगों की गिरफ्तारियां इकट्ठी कर लें तो वो तो 30 दिन में नहीं बनते। सही है। अच्छा सर, फाइनली ये बताएगा कि बिजली की कीमतों में इजाफा जो हुआ है 4 पे 96 पैसे, तकरीबन 5 रुपये आप इसे लगा लें, तकरीबन 5 रुपये का इजाफा फ़ी यूनिट हो चुका है बेस टैरिफ के अंदर। मज़ीद इजाफा भी शायद 2 रुपये का मज़ीद और 7 रुपये तक का इजाफा होना है। सर ये तो आम जो एक सारिफ है, सबसे लोएस्ट जो स्लैब में आता है 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाला, उसका बिजली का बिल सर 1800 से क्रॉस कर जाएगा, तो इलेक्शन में आप कैसे जाएंगे, कैसे इस अवाम से जाके वोट मांगेंगे? जी देखिए, ये इसमें हमेशा एक इबहाम रहता है। अभी बिजली की कीमतें बाकायदा तौर पर नहीं बढ़ाई गई, नेपरा ने सिर्फ उनकी इजाज़त दी है। हम ये मामला कैबिनेट में लेके जाएंगे और ज़्यादा जिसका इम्कान है कि इसको मरहला वार किया जाएगा। तो लिहाजा अब सार्फिन के ऊपर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जाएगी।
फाइनली सर, इस दफ़ा इलेक्शन में आप वोट को इज्जत दो के बयानिया के साथ तो नहीं जा रहे, इस दफ़ा बयानिया आपका क्या होगा इस इलेक्शन के अंदर? जी, बयानिया वही है, वोट को इज्जत दो का ही बयानिया है। ये उसी का हिस्सा है कि हमने एक फाशिस्ट और मसनूई तौर पर कायम शुदा हुकूमत को हमने आईनी तरीके से, ये वोट की ताकत है कि हमने एक आईनी तरीके से उनको बाहर निकाला और फिर इस मुल्क को संभाला, और इंशाल्लाह वो अवाम की ताकत के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। तो ये वोट को इज्जत दो अपनी जगह पर कायम है। लेकिन सर, जिन पे आप इल्ज़ाम लगाते थे, मियाँ साहब ने गुजरांवाला में आप ही के हल्के में बैठ के जिन पे इल्ज़ाम लगाया था बाजवा साहब के ऊपर, बाद में आप सारे उनके साथ मिल गए थे, बाजवा साहब के साथ। नहीं, आप वोट की इज्जत कहाँ गई सर? यही तो बात है कि वो सब लोग जिन्होंने इस आइन को तोड़ा मरोड़ा, अब वो माजी का हिस्सा बन गए। अब हम आगे देख रहे हैं तो पैगाम ये होगा कि वोट के जरिए ही पाकिस्तान को उस फाशिज्म से बचाया गया और वोट के जरिए ही हम इसको आगे लेकर जाएंगे और इस मुल्क को तरक्की देंगे। दूसरा जो नारा है, जो कि मुस्लिम लीग नून का एक रिकॉर्ड है कि गवादर से लेकर खुंजराब तक जहां भी आप बड़े तरक्की के मंसूबे नजर आएंगे वो मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के शुरू किए हुए हैं। तो लिहाजा हमारे पास एक रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड में ये जो इमरानी तजर्बे की नाकामी और उससे मुल्क को संभाला देना, अब वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल होंगे। सर, वैसे वो लंदन में जो मुलाकात हुई थी जिसमें कोई ओथ वगैरह लिए गए थे, आपने ओथ लेने वगैरह की आपने तस्दीक तो की थी कि ऐसा हुआ था, खुफिया रखने के बारे में चीज़ों को, जब एक्सटेंशन का मामला था बाजवा साहब की, ख्वाजा साहब ने पिछले हफ्ते, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये दावा किया था कि अप्रैल 2019 में ही, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के पहले साल ही बाजवा साहब उनसे उकता गए थे, उनके बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करते थे जो टीवी स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। वाक़ईतन सर पहले साल ही वो आपके साथ राब्ते में आ गए थे? जी, चूँकि मेरा बाजवा साहब से कोई राब्ता नहीं था, लेकिन दूसरे हवालों से ये बात कही जा सकती है कि कम अज़ कम अगर उकताना नहीं तो तशवीश ज़रूर पैदा हो गई थी, ख़ासतौर पर पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से। पहले साल में चूँकि अप्रैल 19 में जो IMF के साथ एक भयानक और तबाहकुन मुआहिदा भी इमरान खान ने किया था, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की सेंस थी कि शायद ये कुछ संभल जाएगा मामला। लेकिन पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से मैं उसका शाहिद हूँ कि बहुत सीरियस तशवीश पहले साल ही शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खुर्रम दस्तगीर खान साहब का ये कहना है कि अगर इंतखाबात नवंबर 2023 में हुए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जो पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ की सियासत, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर चल रही है, किस जमात का मुमकिन तौर पर किसके साथ इत्तेहाद हो सकता है, मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, प्रोग्राम में एनालिसिस शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पंजाब के अंदर जो भी जोड़ तोड़ की सियासत चल रही है, KP के अंदर भी इवन जो जोड़ तोड़ चल रही है, सिंध के अंदर तमाम बड़ी जमातों का इस वक्त जो फोकस है वो छोटे इत्तेहादियों के ऊपर है। पंजाब की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो पंजाब के अंदर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी एक बड़ी अहमियत इस सूरत में इख्तियार कर सकती है कि आने वाले दिनों में जोड़ तोड़ की सियासत में PMLN भी इस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है, जबकि कर सकती है, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इत्तलात आ रही कि जरदारी साहब की मुलाकात उनकी होने वाली, जहांगीर तरीन साहब के साथ अगले चंद रोज़ के अंदर होगा क्या, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी किस तरफ देख रही है, वो किस जमात के साथ पोटेंशियली इत्तेहाद कर सकती है, और वो जो थर्ड फोर्स बनने का दावा था क्या वो पूरा हो पाएगा। बात करेंगे फयाज साहब से जो कि तर्जमान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि जोड़ तोड़ की सियासत तो ज़ाहिर शुरू हो चुकी है। आज शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि वो वक्त से पहले घर चले जाएंगे, यानी नवंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, नवंबर के पहले हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या आपकी बातचीत, क्या पोटेंशियली इम्कानात क्या है इत्तेहाद के हवाले से कि PMLN के साथ ही आपकी सीट एडजस्टमेंट हो रही है, या जो जरदारी साहब की बेचारी इतलाक की वो भी शायद कोई रब्ता करने वाले हैं, आपकी तरफ ओपन है, आप उनके साथ भी बातचीत के लिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए करनी है तो नून के साथ ही करनी है सिर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब से हमारी पार्टी का आगाज़ हुआ है और इनिशिएट हुई है, उस वक्त से मीडिया के जितने दोस्त हैं, एंकर्स हैं, मीडिया निगार हैं, उनकी पहली और आखिरी कोशिश ये होती है कि हम किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद के हवाले से डिस्कशन करें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की।
मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ और अब भी आपको बताऊं कि इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक पावरफुल इमर्जिंग पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे आपको अगले 2 महीनों के अंदर नजर आएगी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो टैक्टफुली हिकमत अमली के तहत अभी कुछ चीज़ों को स्लो डाउन किया हुआ है, काम डाउन किया हुआ है। और इंशाअल्लाह मरकज़ के अंदर भी इक़्तिदार में होंगे और पंजाब का इक़्तिदार इंशाअल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास होगा। और तकरीबन 150 से ज़ायद जो भी MNA MPA वज़ीर मशीर शामिल हुए हैं, इससे डबल तादाद आपको इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर भी, KPK के अंदर भी, सिंध के अंदर भी वो अगले 2-3 महीनों के अंदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ज्वाइन करते हुए जो है ना वो इलेक्टेबल्स भी और वो इम्पोर्टेंट लोग वो इंशाल्लाह आपको नजर आएंगे। तो हमारी पहली जी KP से तो गालिबन खटक साहब के साथ बातचीत को चल रही थी, वो ज्वाइन नहीं कर रहे आपको, बल्कि वो अपना कोई ग्रुप या अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। देखिए, परवेज खटक साहब के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे बनाएंगे, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे भी तो तब भी कोई IPP का कोई रास्ता वहां से नहीं रुकेगा। IPP में भी वहां से लोग शामिल होंगे और MNA MPAs वहां पे भी और अच्छे मजबूत जो इलेक्टेबल्स हैं वो जनाब इंशाल्लाह IPP में शामिल होंगे। पंजाब के अंदर, कराची के अंदर, सिंध के अंदर इंशाल्लाह आपको एक अच्छी खासी तादाद अगले 2 महीनों के अंदर नजर आएगी। और बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का जो मेरी इंफॉर्मेशन है, तहरीक इंसाफ का तकरीबन 90% से जायद MNA MPA जो पिछले टेन्योर में थे या इस टेन्योर में अभी जो MNA चल रहे हैं, 90% जो है वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं IPP में शमूलियत के लिए। 90% वो जस्ट असम्बली टूटने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये असम्बली टूटेगी फिर आपको जनाब एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो नजर आएगी कि जो असम्बली टूटने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? वो तो असम्बली के अंदर बैठे ही नहीं है, ना वो पंजाब असम्बली के अंदर है, ना वो इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर, ना KP असम्बली के अंदर है। असम्बली टूटने का इंतजार अगर असम्बली में हो तो तब समझ में आती है। बहुत सी और इश्यूज होते हैं, बहुत सी और जस्टिफिकेशंस और वजूहात है, और वो इंशाल्लाह जब 10 या 11 अगस्त को असम्बली टूटेगी तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको, अभी भी खैर जैसे आप गुलाम असगर लैडी साहब जनाब कल शामिल हुए सरगोदा से MPA, इसी तरीके से वो बड़ी तादाद आपको नजर आएगी इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में। अच्छा, मुझे ये बता दें, आप अपना इलेक्शन लड़ेंगे, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ने कहा कि IPP एक थर्ड फोर्स के तौर पर, एक तीसरी सियासी कुव्वत के तौर पर उभरेगी। तो अभी तक तो आपकी पार्टी से ये फैसला तक नहीं हो रहा कि काबीना के अंदर आपके जो लोग बैठे हैं उन्हें हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। ओन चौधरी साहब का इस्तीफ़ा आया भी तो पार्टी की हद तक आया, वो अभी वज़ीर-ए-आज़म को या सदर को नहीं गया। और इसके अलावा भी आपके नुमान लंगड़ियाल साहब कैबिनेट के अंदर बैठे हुए, शहबाज शरीफ साहब की ये इतना फैसला आपसे हो नहीं रहा। आपके पार्टी प्रेसिडेंट 2-3 मरतबा कह चुके हैं कि उन्हें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। तो आप लोग तो थर्ड फोर्स से ज़्यादा नून लीग की अभी तक बी टीम वाला इंप्रेशन आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको किसने कह दिया कि फैसला नहीं हो पा रहा? फैसला हो गया परसों कि नहीं रिजाइन देना। जहांगीर तरीन साहब ने कह दिया कि अब जब 20-25 दिन रह गए, 22 दिन असम्बली के, तो नहीं देना। उसमें कोई इतनी बड़ी वो इशू नहीं है। आपका PDM की जितनी जमातें हैं, जो MQM और JUI, फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो अभी इकट्ठे कैबिनेट में बैठे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से और आज का दिन भी जनाब इनके हर लीडर ने, इस हर पार्टी के हर लीडर के ये बयान मौजूद है कि हम अगला इलेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ लड़ेंगे। जब वो कैबिनेट के अंदर बैठ सकते हैं ये ऐलान करके कि हम अगला इलेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ लड़ेंगे, तो भाई हमें किस चीज की प्रॉब्लम है? हम भी यही कहते हैं कि हम अपना इलेक्शन अपना लड़ेंगे। वो नून लीग तरीके साहब के खिलाफ तीसरी कुव्वत बनने के दावे नहीं कर रहे ना? वो नहीं, वो सारे दावे कर रहे हैं, वो सारे दावे कर रहे हैं कि अगला इक़्तिदार हमारा है। कोई बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म लेके फिर रहा है, कोई नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म लेके फिर रहा है, कोई मरियम नवाज साहिबा को वज़ीर आज़म लेके फिर रहा है। हर एक कोई अपना अपना वज़ीर आज़म लेके फिर रहा है। तो इस वजह से फैसला तो हो गया, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। तो आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट कौन होंगे? किसको आप देखना चाह रहे हैं? देखना चाहने की बात नहीं है, ये पार्टी की लीडरशिप जो है वो फैसला करेगी। लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट अलीम खान साहब ने एक फोरम के अंदर, एक इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि जहांगीर तरीन साहब हमारे कैंडिडेट, जहांगीर तरीन साहब कैंडिडेट हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जहांगीर तरीन साहब है। और अब तो वैसे भी जनाब उनके ऊपर से वो पाबंदी हट गई है, नाअहली की जो तलवार लटक रही थी वो लीगली खत्म हो गई है। तो जहांगीर तरीन साहब हमारे मजबूत तरीन वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, और इस वजह से भी कि उन्होंने अपनी सलाहियतों का इजहार
देखें, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सनत और एक ज़राअत। इसी सनत और ज़राअत में से फिर तजारत निकलती है, फिर यही सनत ज़राअत की तरक्की और तजारत की तरक्की से फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड वो एस्टेब्लिश होता है। फिर उसी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से आपकी इकोनॉमी का स्टेटस सेट होता है कि खसारे में है या सरप्लस में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जहांगीर तरीन साहब वो शख्स है कि जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे भी अपने आप को मनवा चुके हैं, एक जनाब एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे भी अपने आप को मनवा चुके हैं। लेकिन अभी कुछ कानूनी कुछ चैलेंजेस अभी हैं उनके सामने नाअहली को लेकर। सही है। अभी कुछ कानूनी चैलेंजेस है तरीन साहब को, वो हर्डल जरूर करेंगे तो वो इस दौड़ में शामिल हो पाएंगे। मुझे जरा ये बता दें कि आप नए लोगों के आने की बात करें कि 90% लोग जो है वो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन जो आए हैं आपके साथ अभी तक उनका स्टेटस क्लियर नहीं है। कहाँ है आज फवाद चौधरी, कहाँ है आज अली जैदी, कहाँ है आज इमरान इस्माइल साहब, अभी तक उनका स्टेटस क्लियर नहीं, वो आईपीपी में है नहीं है, जरा उस पर क्लैरिफाई कर दे जरा। समर भाई, मैं पिछले कोई 1.5 महीने से ना 70-72 टॉक शोज कर चुका हूँ, कल भी 2 टॉक शोज के अंदर जी हाँ, रोज आपसे इसीलिए होता है कि अभी तक उनका स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा। पूरी बात सुन लेना। आप बताएं, 250 बंदा आया, वो आपको नजर नहीं आ रहा। वफाकी वजीर, सूबाई वजीर, MNA, MPA, ठीक है जी, सूबाई और मर्कजी लीडर, आपको 2 और वो 3 बंदे ही है ना, वो सारे दिखाई देते हैं क्या? वो सारे बड़े वोकल बंदे हैं, ये बड़े वोकल बंदे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं हर तरह, हर फोरम पे अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो आईपीपी को रिप्रेजेंट कहीं पे भी नहीं कर रहे, कतरा रहे हैं। मोकल वही समर भाई, मोकल वही है जो दिल दिमाग के साथ और जबान, दिमाग और दिल तीनों को मिला के किसी जगह पे खड़ा है, वही मोकल है। जो इन तीनों में से किसी एक चीज को मिस करके कहीं या बोल रहा है या चुप है या कोने खुदरे में है या चुप रहा है, वो मोकल नहीं है। मोकल वही है कि जिसका ये और इसका ये एक है, एक वही मोकल है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों आपकी पार्टी में मौजूद है, पार्टी से बाहर नहीं है, आईपीपी का ऐसा है तीनों? पार्टी एक इतनी वसी 250 MNA, MPA, वजीर, मशीर सेंटर है, उनमें से आपको वही 2 या 3 नजर आ रहे हैं। तो मुझे बता देना, जिन तीनों का बाकियों पे तो हमें डाउट है ही नहीं है, जिनके ऊपर डाउट है उनका हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि डाउट हमें इन तीनों के स्टेटस के वाले से। वो तो ताउल्ला ईसा खेलवी के गाने के मजदार कि चन्ना किथा गुजारी है रात वे, आप उनसे पूछे कि चन्ना आप किधर है किधर नहीं है, वो तो उनसे पूछे। लेकिन सिर्फ वही तो पाकिस्तान की या आईपीपी की सियासत नहीं है ना, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। आप इन तीनों का जवाब नहीं दे पा रहे, आपसे बाकी 200 बंदों का क्या जवाब पूछना है? पहले 3 से हम गुजरेंगे तो बाकी का पूछेंगे। समझ नहीं होगी, आपको नहीं समझ आ रही, तो बता देना कि भाईजान वो तीनों ही सिर्फ जो है वो आईपीपी या पाकिस्तान की सियासत नहीं है। तो स्टेटस बता दें, वो आपके साथ है या नहीं है, इतना बता दें, आगे बढ़ते हम। क्या चीज? तो सिर्फ इतना बता दें, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो आपके साथ है या नहीं है? मैं आगे भाई है तो है ना। जब वो आप मुझे बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बैठे, उससे पहले जनाब डिनर में वो आए, क्या किसी ने कनपट्टी पे पिस्टल रखा था या क्या था? जो आए अपने एतमाद से आए, अपने शौक से आए, अपनी विल से आए। अब वो इस वक्त एक्टिव नहीं है तो भाई कोई बात नहीं। निजी गुफ्तगू में वो कह रहे हैं कि दबाव के तहत हम वहां पे डिनर में अभी जाने के लिए दबाव के तहत कहा गया था कि वहां चले जाएं, बाकी हम दिलो दिमाग से हम नहीं कहा। ये समर भाई आपकी इत्तला के लिए है, किसी ने भी ये नहीं कहा। ये पता नहीं आपको कहां से वही हुई हो, आप पब्लिकली नहीं, मैंने आपसे कहा है कि वो प्राइवेटली कह रहे हैं। और प्राइवेटली आप पता नहीं कितों प्राइवेटली, जरा सब प्राइवेटली मैं 100 बातें आपसे मंसूब कर दूं, अच्छा लगेगा? नहीं, ये है हकीकत है, बिल्कुल। अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया ना, अच्छा लगेगा आपको? तो अगर किसी के बारे में कोई गलत बात चल रही होती है, उन्होंने वो डिनाई करते, उसको वो डिनाई भी नहीं कर रहे ना। भाई कुछ भी नहीं है, आईपीपी अपनी पूरी ताकत और पावर के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ रही है। अभी फिलहाल चीजें काम डाउन इस वजह से की कि आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी है, मैनिफेस्टो बन रहा है, और आप जनाब आपके इंतखाबी निशान की तरफ सारी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता लोग भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन बस अगले 15-20 दिन के बाद आपको जरा इंशाल्लाह पक्के राह ना वो सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे ये बता दें फयाज चौहान साहब, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे है कि 9 मई के वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी तक उनके हवाले से कार्रवाई जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्या कहेंगे आप इस हुकूमत को? जिम्मेदार समझते हैं कि अभी तक इनसे चालान तक नहीं पेश हो सका, तारीख पे तारीख उनकी पड़ती जा रही है? मेरी जाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक कच्चा हाथ नहीं डालना, पक्का हाथ डालना है।
चेयरमैन पीटीआई से लेके उन तमाम अफराद तक जो रंगे हाथों पकड़े गए, जिनकी ऑडियो, वीडियो, फोटोज, ईच एंड एवरीथिंग जनाब इन्वेस्टिगेटिव अदारों के पास मौजूद है। कच्चा हाथ नहीं डालना, पक्का हाथ डालना है। और जो फैसिलिटेटर उनके बैठे हुए हैं कोनों खुदरों में और अदारों में, अगर आपको कल चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी फोरम पे गवाही देनी पड़े, आप देंगे? तो यार गवाही क्या, सारी दुनिया को पता है जो मेरे मुतलका है, जो मेरी आंखों के सामने है। कोई मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान है। मुसलमान की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, उनकी नामूस रसालत है, उनकी खत्म नबूवत है, और पाकिस्तानी की हैसियत से मेरी। बहुत शुक्रिया फयाज चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, फयाज चौहान साहब दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में तहरीक के साथ छोड़ने वाले मजीद लोग IPP में शामिल होंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुजीबर रहमान शामी साहब से, उनका तज्जिया शामिल करेंगे कि मुमकिन इत्तेहाद पूरे मुल्क के अंदर क्या बनने जा रहे हैं। बातों की ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो वाज़ेह कर दिया है कि अब इलेक्शन जो है वो अक्टूबर-नवंबर में ही होंगे और वो वक्त से पहले अपनी हुकूमत छोड़ देंगे। यानी अब ये बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी थी वो टलती जा रही है और मुल्क में जोड़ तोड़ की सियासत भी अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में सीनियर साफ़ी और तज्ज़ेकार रहमान शामी साहब ने। शामी साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि हम वक्त से पहले ही घर चले जाएंगे। जो वो वक्त पे घर जाने या वक्त से पहले घर जाने की बातें कर रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इंतखाबात, इसका मतलब है कि अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर में हो जाएंगे। तो क्या हम समझ सकते हैं कि वो जो गैर यकीनी थी इंतखाबात को लेकर हम बात करते थे कि शायद इस साल इंतखाबात होते हैं, नहीं होते, 2024 में जाके हों, वो गैर यकीनी इसका मतलब है कि अब टल गई है? देखें, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है और उनके जो सियासी हलीफ हैं उनका ताल्लुक है, तो बेयकीनी के बादल छट गए हैं और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इख्तिदार छोड़ देंगे। और जो बात वो कह रहे हैं उससे ये नतीजा अखज़ हो सकता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। गोया वो अपनी मुद्दत पूरी करने से कुछ 4 दिन पहले, कोई 6 दिन पहले इख्तिदार जो है वो छोड़ देंगे और असम्बली तहलील कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, फिर इलेक्शन कमीशन का मामला होगा, उसको इलेक्शन की तारीख देनी है और इंतजामात करने हैं। तो सर, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि PDM के सरबराह हैं, उनके बारे में कुछ इत्तलात ऐसी चल रही है कि शायद वो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने के हक में नहीं हैं। शायद KP के अंदर उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ उस हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हो सकी। तो आजकल वो काफ़ी ज़्यादा मामलात में अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब से, कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, जो उनकी मुलाकात जरदारी साहब के साथ भी हुई। तो वो आपके पास क्या इत्तला सर कि मौलाना साहब को मना लेंगे या मौलाना साहब वाकईतन नाराज़ हैं, ये जल्दी इलेक्शन वाले मामले पे खुश नहीं है? देखिए, अब मौलाना साहब जो हैं, कोई मेरा ख्याल कोई उनकी ज़्यादा कोई मुस्तकिल नाराज़गी नहीं है, छोटी मोटी नाराज़गी तो चलती रहेगी। अब तीनों जमातें जो हैं उनका हल्का इंतखाब अलग अलग है। जरदारी साहब सिंध में एक ताकत है, मुस्लिम लीग नून पंजाब की बड़ी ताकत है, और मौलाना जो हैं वो KPK के अंदर एक अपनी हैसियत रखते हैं। ये तीनों जमातें जो हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो अलग अलग हैं। तो मेरा ख्याल कोई बड़ा इंतखाबी तसादुम इनके अंदर नहीं होगा और छोटी मोटी कोई एडजस्टमेंट भी ये कर सकती हैं। तो इन तीनों के मुफाद में नहीं होगा कि वो एक दूसरे से उलझें, तो छोटी मोटी झड़पें तो होती रहेंगी। सभी साहब, अलग अलग सूबे तो हैं, लेकिन कुछ ओहदों के वाले से आपस में बाहमी एक चपकलिश जो है वो दिखाई जरूर दे रही है, जो कि सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन बैकेंड पे वो चपकलिश चल रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें वजारत उज़्मा की, तो पीपल्स पार्टी भी कैंडिडेट है, बार बार रोज़ाना बयान आते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इधर से नवाज शरीफ साहब की भी तैयारी है पाकिस्तान वापस आने की, लेकिन उनका तो चांस कम लग रहा है अगर नवंबर में इंतखाबात होते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म बनते हुए नून लीग की तरफ से वो ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसी तरह सदर के ओहदे की बात करें तो नून लीग ये चाह रही है कि अगर हमारा वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है तो फिर सदर हम जरदारी साहब को दे दें। लेकिन आज मौलाना साहब के बेटे असद महमूद साहब ने बयान दिया है कि अगले सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान साहब से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है, उन्हें बनना चाहिए अगला सदर। देखें जी, वो जो कहते हैं ना कि सूत ना कपास, जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, ये अभी जो ओहदों पर नजरें जमी हुई हैं,
ये तो भाई जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी कि किसके पास कितनी नशिस्तें हैं, मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी के पास क्या है, मौलाना फजलुर रहमान के जनाब की जेब में कितने सिक्के हैं, तो उस वक्त फिर मामला होगा ना। अब जब यह आपकी इंतखाबी हैसियत जो है वो आपके हिस्से का तयन करेगी, फिर हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाएगा। लेकिन सर ये हिस्सा बकदर जुस्सा वाला फार्मूला तो होना चाहिए, लेकिन IPP जो है यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है जहांगीर तरीन साहब की, लगता है कि वो अपने जुस्से से ज़्यादा बड़ा हिस्सा मांगना चाह रही है पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली। वो ज़्यादा सीटें 15 सीटों पे नून लीग के साथ एडजस्टमेंट चाह रहे हैं, नून लीग 15 सीटें देने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते में हमने एक दो कुछ बयानात भी सुने थे अलीम खान साहब के, फिर रोहन चौधरी का इस्तीफा भी आ गया था अचानक से, फिर वापस भी हुआ, वटेवर जो भी है। उनके साथ आपको एडजस्टमेंट किस लेवल पे जाती हुई दिखाई दे रही है? और खटक साहब का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होना है KP से। वाज़ेह सर आपके पास क्या इत्तला है? क्या आपको लग रहा है कि किस पार्टी से उनका इत्तेहाद हो सकता है? वो अपनी जमात ही लेकर आएंगे या किसी जमात में शामिल हो जाएंगे? देखें, अब ये सारी जो बातें हैं, जब मैदान में लोग उतरेंगे तो उसी वक्त पता चलेगा ना। अब ये जुस्सा कितना है तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान का, ये भी तो इंतखाबी मैदान में तय होगा ना। अब इसी तरीके से आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनका पलड़ा भारी है अपने दूसरे हलीफों के मुकाबले में, तो उसमें परवेज खट्टक साहब उनसे कोई एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर ये भी देखें कि जो PTI है वो किस शक्ल में होगी, किस लीडरशिप के तहत होगी, क्या उसकी सूरत होगी, किस तरह वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर PTI पूरी शान चौकत के साथ मैदान में मौजूद होगी तो फिर उसके हलीफों के तेवर मुख्तलिफ होंगे, और अगर वो कमज़ोर सी नज़र आई तो फिर तेवर मुख्तलिफ होंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वाज़ेह नहीं हैं, जो वक्त गुजरेगा वो वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो जिस तरह हम देख रहे हैं इस वक्त जो PTI की पोजीशन है, बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। शामी साहब के सबसे अहम फैक्टर्स वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही प्ले करना है अगले इलेक्शन के अंदर जो हम अभी बात कर रहे हैं। सारी कबल वक्त होंगी, सारी बातें, सारे दावे जो पोलिटिकल पार्टीज़ ने भी बड़े बड़े ओहदों पर नज़र रखी हुई हैं, वो सारा डिपेंड करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कि वो किस हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेती है, तगड़ी होकर आती है या एक कमज़ोर जमात के तौर पर, कमज़ोर कंपेटिटर के तौर पर इंतखाबात में उतरती है। क्या आपको लग रहा है सर कि PTI अगर मैदान से आउट हो जाती है, कमज़ोर PTI के तौर पे आती है, तो फिर आपको वज़ीर आज़म का कौन लग रहा है ज़्यादा कैंडिडेट तगड़ा? 3 बड़े कैंडिडेट उनके मुकाबले में इस वक्त आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। चांस किसका आपको ज़्यादा लग रहा है? PTI जो है, अभी तो देखें PTI एक सियासी जमात के तौर पर मैदान में मौजूद है। इमरान खान साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो या गिरफ्तार होंगे या नाअहल होंगे। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर PTI को और लीड करेगा और उसके अपने मामलात होंगे, जो भी लीडरशिप उसकी होगी, और PTI के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन इस वक्त एक बहसियत जमात के तो वो मौजूद है, और अगर हालात यूं के तू रहते हैं तो वो अपनी तवानाई के साथ इलेक्शन लड़ सकेगी। अगरचे उसको ज़ुल्फ पहुंच चुका है, बहुत से मौसर लोग अलग हो चुके हैं, उसकी ATMs जो हैं वो रुखसत हो चुकी हैं, उसके पास वसाइल की कमी होगी, और फिर तंजीमी सलाहियत जो है उस पर सवाल उठ चुके हैं। ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये उसके जो हरीफ हैं वो यानी उनको जब हम देखेंगे तो PTI के मुकाबले में रखकर ही फैसला करेंगे ना। और जो बात वजारत उज़्मा की हो रही है, तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो एक ही बात है ना। वो तो नवाज शरीफ साहब जो फैसला करेंगे, अगर वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहें तो फिर उनको रोक नहीं सकेगा। उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएं तो वो फिर उनका रास्ता तो रोका नहीं जा सकेगा। अगर वो चाहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ये फरीज़ा अदा करते रहें तो शहबाज शरीफ साहब मौजूद रहेंगे। तो उन दोनों को तो आप एक दूसरे के मुकाबले नहीं समझ सकते। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ताल्लुक है, वो भी एक अच्छे नौजवान हैं, एमर्ज कर रहे हैं, उनकी सलाहियतें निखर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आने वाले इंतखाबात में वो कोई वजारत उज़्मा का मनसब संभाल सकेंगे। शायद उन्हें कुछ इंतजार करना पड़े, लेकिन बहरहाल अब जो भी वाज़ेह होगा नक्शा, उसके मुताबिक ही बात हो सकेगी। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती आपका तबसरा और तज़िया सुन रहे थे मुजीबर रहमान शामी साहब का, जो मुल्क में सियासी मंजरनामा बन रहा है इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के दौरान जो बनेगा। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के
आवाम के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में सामने आने वाली है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब का मुआहिदा तो हो गया, हुकूमत तो खूब खुश है और मुआशी इस्तेहकाम का दावा भी कर रही है, लेकिन ये मुआहिदा पाकिस्तानी अवाम के लिए कितना बड़ा बोझ बनेगा उसका तस्वुर करना भी महाल है। हालांकि ये अलग बात है कि यह मुआहिदा अगर ना होता फिर भी पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ती, लेकिन मुआहिदा होने के बाद भी मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। हुकूमत ने IMF के मुआहिदे से जुड़ी शराइत पर अमल दरामद चूँकि शुरू करके अवाम को इस बोझ तले दबाने का आगाज़ कर दिया है और अवाम पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा बोझ बिजली के इस्तेमाल का पड़ेगा, जिसकी कीमत में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवां माली साल बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹4.96 फी यूनिट का इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद टैरिफ की फ़ी यूनिट कीमत ₹24.82 से बढ़कर ₹29.78 हो गई है और टैक्स और स्लैब्स के साथ औसतन फ़ी यूनिट कीमत ₹50 तक पहुँच जाएगी। और अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो तमाम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बिलों में नुमायां इजाफा हो जाएगा। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो कि सबसे गरीब जिन्हें सार्फिन समझा जाता है, उनके माहाना टैरिफ जो है वो ₹13.4 से बढ़कर ₹18.63 फ़ी यूनिट हो जाएगा, जिसके नतीजे में टैक्स और दीगर चार्जेस को छोड़कर ₹1836 का बिल आएगा। इसके टैक्सेस के अलावा होंगे। माहाना 200 यूनिट का टैरिफ ₹23.91 फ़ी यूनिट मुकर्रर किया जाएगा, जिससे बिल ₹3700 से बढ़कर ₹4700 तक पहुँच जाएगा। और इस तरह 300 यूनिट्स के माहाना इस्तेमाल का बिल ₹6000 से बढ़कर ₹8000 का हो जाएगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन जो हैं उनका बिजली का जो बिल है वो ₹10,000 से बढ़कर ₹12,300 माहाना हो जाएगा। और ये सिर्फ बिल नहीं होगा बल्कि ये सिर्फ बिजली के जो यूनिट है उसकी कीमत होगी, जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा इससे ऊपर होंगे। तो 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो बिजली के जो सार्फिन हैं उनका बिजली का बिल ₹13,000 से बढ़कर ₹16,000 हो जाएगा माहाना। 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल में ₹24,000 से ₹28,000 तक का इजाफा हो जाएगा। और जिस तरह हमने पहले बात की, इसके साथ साथ टैक्सेस जो हैं, सरचार्जेस जो हैं, कैपेसिटी पेमेंट, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट भी तमाम सार्फिन पर इसके अलावा लागू होंगी। तो ये बिल जो हैं वो पे करना आवाम की सकत से काफ़ी बाहर होता चला जाएगा। नेपरा की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि टैरिफ में इजाफा बुनियादी तौर पर कम फ़रोख्त में इजाफा, रुपये की कदर में कमी, आला जो अफरात दर, जो बढ़ती अफरात दर है और हद से ज़्यादा शरह सूद और नई सलाहियतों का जो इजाफा यानी कि जो कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है उसकी वजह से किया गया है। आवाम पर इस होलनाक बोझ का कौन जिम्मेदार है, ये शहबाज शरीफ साहब की जुबानी सुन लीजिए। बिजली के नरकों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है। IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? जितनी भी बिजली कीमतों में इजाफा हो रहा है, नून लीग से अवाम इंतखाबात में इसका ज़रूर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।